अस्सलाम वालेकुम। तमाम उर्दू फिक्शन सुनने वालों को वेलकम। मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली जान। आज जो हम कहानी सुनने जा रहे हैं उसका उन्वान है यजीद और इसको लिखा है सादत हसन मंटो ने। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। यजीद। सन 47 के हंगामे आए और गुजर गए, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मौसम में खिलाफे मामूल चंद दिन खराब आएं और चले जाएं। ये नहीं कि करीम दाद मौला की मर्जी समझकर खामोश बैठा रहा। उसने इस तूफान का मर्दाना वार मुकाबला किया था। मुखालिफ कुव्वतों के साथ वो कई बार भिड़ा था, शिकस्त देने के लिए नहीं, सिर्फ मुकाबला करने के लिए। उसको मालूम था कि दुश्मनों की ताकत बहुत ज्यादा है, मगर हथियार डाल देना वो अपनी ही नहीं हर मर्द की तौहीन समझता था। सच पूछिए तो उसके मुतल्लिक ये सिर्फ दूसरों का ख्याल था, उनका जिन्होंने उसे वहशी नुमा इंसानों से बड़ी जानबाजी से लड़ते देखा था। वरना अगर करीम दाद से इस बारे में पूछा जाता कि मुखालिफ कुव्वतों के मुकाबले में हथियार डालना क्या वो अपनी या मर्द की तौहीन समझता है, तो वो यकीनन सोच में पड़ जाता, जैसे आपने उससे हिसाब का कोई बहुत ही मुश्किल सवाल कर दिया है। करीम दाद जमा तफरीक और ज़र्ब तकसीम से बिल्कुल बेनियाज था। सन 47 के हंगामे आए और गुजर गए। लोगों ने बैठकर हिसाब लगाना शुरू किया कि कितना जानी नुकसान हुआ है, कितना माली। मगर करीम दाद इससे बिल्कुल अलग थलग रहा। उसको सिर्फ इतना मालूम था कि उसका बाप रहीम दाद इस जंग में काम आया है। उसकी लाश खुद करीम दाद ने अपने कंधों पर उठाई थी और एक कुएं के पास गड्ढा खोद कर दफनाई थी। गांव में और भी कई वारदातें हुई थी। सैकड़ों जवान और बूढ़े कत्ल हुए थे, कई लड़कियां गायब हो गई थी, कुछ की बहुत ही जालिमाना तरीके पर बेआबरूई हुई थी। जिसके भी ये जख्म आए थे रोता था अपने फूटे नसीबों पर और दुश्मनों की बेरहमी पर। मगर रहीम दाद की आंख से एक भी आंसू ना निकला। अपने बाप रहीम दाद की शहजोरी पर उसे नाज था। जब वो 25-30 बच्चियों और कुल्हाड़ियों से बलवाइयों का मुकाबला करते करते निढाल होकर गिर पड़ा था और करीम दाद को इसकी मौत की खबर मिली थी, तो उसने उसकी रूह को मुखातिब करके सिर्फ इतना कहा था, यार तुमने ये ठीक ना किया। मैंने तुमसे कहा था कि एक हथियार अपने पास जरूर रखा करो। और उसने रहीम दाद की लाश उठाकर कुएं के पास गड्ढा खोदकर दफना दी थी और उसके पास खड़े होकर फातिहा के तौर पर सिर्फ चंद अल्फाज कहे थे, गुनाह सवाब का हिसाब खुदा जानता है, अच्छा तुझे बहिश्त नसीब हो। रहीम दाद जो ना सिर्फ उसका बाप था बल्कि उसका बहुत बड़ा दोस्त भी था, बलवाइयों ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया था। लोग जब उसकी अफसोसनाक मौत का जिक्र करते थे तो कातलों को बड़ी गालियां देते थे, मगर करीम दाद खामोश रहता था। उसकी कई खड़ी फसलें तबाह हो गई थीं, 2 मकान जलकर राख हो गए थे, मगर उसने अपने इन नुकसानों का कभी हिसाब नहीं लगाया था। वो कभी कभी सिर्फ इतना कहा करता था, जो कुछ हुआ है हमारी अपनी गलती से हुआ है। और जब कोई उससे इस गलती के मुताल्लिक इस्तफसार करता तो वो खामोश रहता। गांव के लोग अभी सोग में मसरूफ थे कि करीम दाद ने शादी कर ली, उसी मुटियार जीना के साथ जिस पर एक अरसे से उसकी निगाह थी। जीना सोगवार थी। उसका शहतीर जैसा कड़ियल जवान भाई बलुओं में मारा गया था। माँ बाप की मौत के बाद एक सिर्फ वही उसका सहारा था। इसमें कोई शक नहीं कि जीना को करीम दाद से बेपनाह मोहब्बत थी, मगर भाई की मौत के गम ने यह मोहब्बत उसके दिल में स्याह पोश कर दी थी। अब हर वक्त उसकी सदा मुस्कुराती आंखें नमनाक रहती थीं। करीम दाद को रोने धोने से बहुत चिढ़ थी। वो जीना को जब भी सोग ज़दा हालत में देखता तो दिल ही दिल में बहुत करता, मगर वो उससे इस बारे में कुछ कहता नहीं था, ये सोचकर कि औरत ज़ात है, मुमकिन है उसके दिल को और भी दुख पहुंचे। मगर एक रोज़ उससे ना रहा गया। खेत में उसने जीना को पकड़ लिया और कहा, मुर्दों को कफनाए दफनाए पूरा 1 साल हो गया है, अब तो वो भी इस शोक से घबरा गए होंगे। छोड़ मेरी जान, अभी जिंदगी में जाने और कितनी मौतें देखनी है, कुछ आंसू तो अपनी आंखों में जमा रहने दें। जीना को उसकी ये बातें बहुत नागवार मालूम हुई थी, मगर वो उससे बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए अकेले में उसने कई घंटे सोच सोच कर उसकी इन बातों में मानी पैदा की और आखिर खुद को ये समझने पर आमादा कर लिया कि करीम दाद जो कुछ कहता है ठीक है। शादी का सवाल आया तो बड़े बूढ़ों ने मुखालफत की, मगर यह मुखालफत बहुत ही कमज़ोर थी।
وہ لوگ سوگ منا منا کر اتنے نحیف ہو گئے تھے کہ ایسے معاملوں میں 100% کامیاب ہونے والی مخالفتوں پر بھی زیادہ دیر تک نہ جمے رہ سکے۔ چنانچہ کریم داد کا بیاہ ہو گیا، باجے گاجے آئے، ہر رسم ادا ہوئی اور کریم داد اپنی محبوبہ جینا کو دلہن بنا کر گھر لے آیا۔ فسادات کے بعد قریب 1 برس سے سارا گاؤں قبرستان سا بنا تھا۔ جب کریم داد کی بارات چلی اور خوب دھوم دھڑکا ہوا تو گاؤں میں کئی آدمی سہم گئے۔ ان کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ کریم داد کی نہیں، کسی بھوت پریت کی بارات ہے۔ کریم داد کے دوستوں نے جب اس کو یہ بات بتائی تو وہ خوب ہنسا۔ ہنستے ہنستے ہی اس نے ایک روز اس کا ذکر اپنی نئی نویلی دلہن سے کیا تو وہ ڈر کے مارے کانپ اٹھی۔ کریم داد نے جینا کی سوہے چوڑے والی کلائی اپنے ہاتھ میں لی اور کہا، یہ بھوت تو اب ساری عمر تمہارے ساتھ چمٹا رہے گا، رحمان سائیں کی جھاڑ پھونک بھی اتار نہیں سکے گی۔ جینا نے اپنی مہندی میں رچی ہوئی انگلیاں دانتوں تلے دبا کر اور ذرا شرما کر صرف اتنا کہا کہ میں تجھے تو کسی سے بھی ڈر نہیں لگتا۔ کریم داد نے اپنی ہلکی ہلکی سیاہی مائل بھوری مونچھوں پر زبان کی نوک پھیری اور مسکرا دیا۔ ڈر بھی کوئی لگنے کی چیز ہے؟ جینا کا غم اب بہت حد تک دور ہو چکا تھا، وہ ماں بننے والی تھی۔ کریم داد اس کی جوانی کا نکھار دیکھتا تو بہت خوش ہوتا اور جینا سے کہتا، خدا کی قسم جینا، تو پہلے کبھی اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ اگر تو اتنی خوبصورت اپنے ہونے والے بچے کے لیے بنی ہے تو میری اس سے لڑائی ہو جائے گی۔ یہ سن کر جینا شرما کر اپنا ٹھلیا سا پیٹ چادر سے چھپا لیتی۔ کریم داد ہنستا اور اسے چھیڑتا، چھپاتی کیوں ہو اس چور کو؟ میں کیا جانتا نہیں کہ یہ سب بناؤ سنگھار صرف تو نے اس سور کے بچے کے لیے کیا ہے۔ جینا ایک دم سنجیدہ ہو جاتی، کیوں گالی دیتے ہو اپنے کو؟ کریم داد کی سیاہی مائل بھوری مونچھیں ہنسی سے تھر تھرانے لگتی۔ کریم داد بہت بڑا سور ہے۔ چھوٹی عید آئی، بڑی عید آئی۔ کریم داد نے یہ دونوں تہوار بڑے ٹھاٹھ سے منائے۔ بڑی عید سے 12 روز پہلے اس کے گاؤں پر بلوائیوں نے حملہ کیا تھا اور اس کے باپ رحیم داد اور جینا کا بھائی فضل الہی قتل ہوئے تھے۔ جینا ان دونوں کی موت کو یاد کر کے بہت روتی تھی، مگر کریم داد کی صدموں کو یاد نہ رکھنے والی طبیعت کی موجودگی میں اتنا غم نہ کر سکی جتنا اسے اپنی طبیعت کے مطابق کرنا چاہیے تھا۔ جینا کبھی سوچتی تھی تو اس کو بڑا عجیب ہوتا تھا کہ وہ اتنی جلدی اپنی زندگی کا اتنا بڑا صدمہ کیسے بھولتی جا رہی ہے۔ ماں باپ کی موت اس کو قطعاً یاد نہیں تھی۔ فضل الہی اس سے 6 سال بڑا تھا، وہی اس کا باپ تھا، وہی اس کی ماں اور وہی اس کا بھائی۔ جینا اچھی طرح جانتی تھی کہ صرف اسی کی خاطر اس نے شادی نہیں کی، اور یہ تو سارے گاؤں کو معلوم تھا کہ جینا ہی کی عصمت بچانے کے لیے اس نے اپنی جان دی تھی۔ اس کی موت جینا کی زندگی کا یقیناً بہت ہی بڑا حادثہ تھا، ایک قیامت تھی جو بڑی عید سے ٹھیک 12 روز پہلے اس پر یکا یک ٹوٹ پڑی تھی۔ اب وہ اس کے بارے میں سوچتی تھی تو اس کو بڑی حیرت ہوتی تھی کہ وہ اس کے اثرات سے کتنی دور ہوتی جا رہی ہے۔ محرم قریب آیا تو جینا نے کریم داد سے اپنی پہلی فرمائش کا اظہار کیا۔ اسے گھوڑے اور تازیے دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ اپنی سہیلیوں سے وہ ان کے متعلق بہت کچھ سن چکی تھی، چنانچہ اس نے کریم داد سے کہا، میں ٹھیک ہوئی تو لے چلو گے مجھے گھوڑا دکھانے؟ کریم داد نے مسکرا کر جواب دیا، تم ٹھیک نہ بھی ہوئی تو لے چلوں گا، اس سور کے بچے کو بھی۔ جینا کو یہ گالی بہت ہی بری لگتی تھی، چنانچہ وہ اکثر بگڑ جاتی تھی، مگر کریم داد کی گفتگو کا انداز کچھ ایسا پرخلوص تھا کہ جینا کی تلخی فوراً ہی ایک ناقابل بیاں مٹھاس میں تبدیل ہو جاتی تھی، اور وہ سوچتی کہ سور کے بچے میں کتنا پیار کوٹ کوٹ کے بھرا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کی جنگ کی افواہیں ایک عرصے سے اڑ رہی تھیں۔ اصل میں تو پاکستان بنتے ہی یہ بات گویا ایک طور پر طے ہو گئی تھی کہ جنگ ہوگی اور ضرور ہوگی۔ کب ہوگی اس کے متعلق گاؤں میں کسی کو معلوم نہیں تھا۔ کریم داد سے جب کوئی اس کے متعلق سوال کرتا تو وہ یہ مختصر سا جواب دیتا، جب ہونی ہوگی ہو جائے گی، فضول سوچنے سے کیا فائدہ۔ جینا جب اس ہونے والی لڑائی بڑائی کے متعلق سنتی تو اس کے اوسان خطا ہو جاتے۔ وہ طباً بہت ہی امن پسند تھی، معمولی تو میں سے بھی سخت گھبراتی تھی۔ اس کے علاوہ گزشتہ بلوؤں میں اس نے کئی کشت و خون دیکھے تھے، اور انہی میں اس کا پیارا بھائی فضل الہی کام آیا تھا۔ بے حد سہم کر وہ کریم داد سے صرف اتنا کہتی،
कि मैं क्या होगा? करीम दाद मुस्कुरा देता, मुझे क्या मालूम, लड़का होगा या लड़की। यह सुनकर जीना बहुत ही जिच बिच होती, मगर फौरन ही करीम दाद की दूसरी बातों में लगकर होने वाली जंग के मुतालिक सब कुछ भूल जाती। करीम दाद ताकतवर था, निडर था। जीना से उसको बेहद मोहब्बत थी। बंदूक खरीदने के बाद वो थोड़े ही अरसे में निशाने का बहुत पक्का हो गया था। ये सब बातें जीना को हौसला दिलाती थीं, मगर इसके बावजूद तनंजनों में जब वो अपनी किसी खौफजदा हमजोली से जंग के बारे में गांव के आदमियों की उड़ाई हुई हौलनाक अफवाहें सुनती तो एकदम सुन सी हो जाती। बख्तो दाई जो हर रोज जीना को देखने आती थी, एक दिन ये खबर लाई कि हिंदुस्तान वाले दरिया बंद करने वाले हैं। जीना इसका मतलब न समझी। वजाहत के लिए उसने बख्तो दाई से पूछा, दरिया बंद करने वाले हैं? ये कौन सा दरिया बंद करने वाले हैं? बख्तो दाई ने जवाब दिया, वो जो हमारे खेतों को पानी देते हैं। जीना ने कुछ देर सोचा और हंस कर कहा, मौसी, क्या तुम भी पागलों की सी बातें करती हो? दरिया कौन बंद कर सकता है? वो भी कोई मोरियां हैं। बख्तों ने जीना के पेट पर हौले हौले मालिश करते हुए कहा, बीबी मुझे मालूम नहीं, जो कुछ मैंने सुना तुम्हें बता दिया। ये बात अब तो अखबारों में भी आ गई है। कौन सी बात? जीना को यकीन नहीं आता था। बख्तों ने अपने झुर्रियों वाले हाथ से जीना का पेट टटोलते हुए कहा, यही दरिया बंद करने वाली। फिर उसने जीना के पेट पर उसकी कमीज खींची और उठकर बड़े माहिराना अंदाज में कहा, अल्लाह खैर रखे तो बच्चा आज से पूरे 10 रोज के बाद हो जाना चाहिए। करीमदाद घर आया तो सबसे पहले जीना ने उससे दरियाओं के मुतल्लिक पूछा। उसने पहले बात टालनी चाहिए। फिर जब जीना ने कई बार अपना सवाल दोहराया तो करीमदाद ने कहा, हाँ कुछ ऐसा ही सुना है। जीना ने पूछा, क्या? यही कि हिंदुस्तान वाले हमारे दरिया बंद कर देंगे। क्यों? करीमदाद ने जवाब दिया, क्योंकि हमारी फसलें तबाह हो जाएं। यह सुनकर जीना को यकीन हो गया कि दरिया बंद किए जा सकते हैं। चुनाचे निहायत बेचारगी के आलम में उसने सिर्फ इतना कहा, कितने जालिम हैं ये लोग। करीमदाद इस दफा कुछ देर के बाद मुस्कुराया, हटाओ इसको, ये बताओ मौसी बख्तो आई थी? जीना ने बेदिली से जवाब दिया, आई थी। क्या कहती थी? कहती थी आज से पूरे 10 रोज के बाद बच्चा हो जाएगा। करीमदाद ने जोर का नारा लगाया, जिंदाबाद। जीना ने उसे पसंद न किया और बड़बड़ाई, तुम्हें खुशी सूझती है, जाने यहां कैसी करबला आने वाली है। करीमदाद चौपाली चला गया। वहां करीब करीब सब मर्द जमा थे। चौधरी लत्थू को घेरे उसके दरिया बंद करने वाली खबर के मुतालिक बातें पूछ रहे थे। कोई पंडित नेहरू को पेट भर के गालियां दे रहा था, कोई बद्दुआएं मांग रहा था, कोई ये मानने ही से यकसर बनकर था कि दरियाओं का रुख बदला जा सकता है। कुछ ऐसे भी थे जिनका ये ख्याल था कि जो कुछ होने वाला है वो हमारे गुनाहों की सजा है। इसे टालने के लिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि मिलकर मस्जिद में दुआ मांगी जाए। करीमदाद एक कोने में खामोश बैठा सुनता रहा। हिंदुस्तान वालों को गालियां देने में चौधरी नत्थू सबसे पेश था। करीमदाद कुछ इस तरह बार बार अपनी निशिस्त बदल रहा था जैसे उसे बहुत कोफ्त हो रही है। सब बेअक ज़बान होकर ये कह रहे थे कि दरिया बंद करना बहुत ही ओछा हथियार है, इंतहाई कमीनापन है, जलालत है, अजीम तरीन जुल्म है, बदतरीन गुनाह है, यजीदपन है। करीमदाद 2-3 मरतबा इस तरह खांसा जैसे वो कुछ कहने के लिए खुद को तैयार कर रहा हो। चौधरी नत्थू के मुंह से जब एक और लहर मोटी मोटी गालियों की उठी तो करीमदाद चीख पड़ा, गाली ना दे चौधरी किसी को। मां की एक बहुत बड़ी गाली चौधरी नत्थू के हलक में फंसी की फंसी रह गई। उसने पलटकर एक अजीब अंदाज से करीमदाद की तरफ देखा जो सर पर अपना साफा ठीक कर रहा था। क्या कहा? करीमदाद ने आहिस्ता मगर मजबूत आवाज में कहा, मैंने कहा गाली ना दे किसी को। हल्क में फंसी हुई मां की गाली बड़े जोर से बाहर निकालकर चौधरी नत्थू ने बड़े तीखे लहजे में करीमदाद से कहा, किसी को? क्या लगते हैं वो तुम्हारे? इसके बाद वो चौपाल में जमाशुदा आदमियों से मुखातिब हुआ। सुना तुम लोगों ने? कहता है गाली ना दो किसी को। पूछो इससे वो क्या लगते हैं इसके। करीमदाद ने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया, मेरे क्या लगते हैं?
میرے میں جب بھی یہی کہوں گا چودھری، تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ صرف وہ ہمارے دشمن ہیں؟ کیا ہم اس کے دشمن نہیں؟ اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم نے بھی اس کا دانا پانی بند کیا ہوتا، لیکن اب کہ وہ کر سکتا ہے اور کرنے والا ہے تو ہم ضرور اس کا کوئی توڑ سوچیں گے۔ بیکار گالیاں دینے سے کیا ہوتا ہے؟ دشمن تمہارے لیے دودھ کی نہریں نہیں جاری کرے گا چودھری نتھو۔ اس سے اگر ہو سکا تو وہ تمہارے پانی کی ہر بوند میں زہر ملا دے گا۔ تم اسے ظلم کہو گے، وحشیانہ پن کہو گے، اس لیے کہ مارنے کا یہ طریقہ تمہیں پسند نہیں۔ عجیب سی بات ہے کہ لڑائی شروع کرنے سے پہلے دشمن سے نکاح کی سی شرطیں بندوائی جائیں۔ اس سے کہا جائے کہ دیکھو، مجھے بھوکا پیاسا نہ مارنا، بندوق سے، اور وہ بھی اتنے بور کی بندوق سے، البتہ تم مجھے شوق سے ہلاک کر سکتے ہو۔ اصل بکواس تو یہ ہے، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو۔ چودھری نتھو جھنجھلاہٹ کی آخری حد تک پہنچ گیا۔ برف لا کے رکھ میرے دل پر، یہ بھی میں ہی لاؤں؟ یہ کہہ کر کریم داد ہنسا۔
मीरा बख्श के कंधे पर थपकी देकर उठा और चौपाल से चला गया। घर की ड्योरी में दाखिल हो ही रहा था कि अंदर से बख्तो दाई बाहर निकली। करीम दाद को देखकर उसके होंठों पर पोली सी मुस्कुराहट पैदा हुई। मुबारक हो की मैं, चांद सा बेटा हुआ है, अब कोई अच्छा सा नाम सोच इसका। नाम? करीम दाद ने एक लहजे के लिए सोचा। यजीद, यजीद। बख्तो दाई का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। करीम दाद नारे लगाता अंदर घर में दाखिल हुआ। जीना चारपाई पर लेटी थी, पहले से किसी कदर जर्द। उसके पहलू में एक गुल गोथना सा बच्चा चपड़ चपड़ अपना अंगूठा चूस रहा था। करीम दाद ने उसकी तरफ प्यार भरी फखरिया नजरों से देखा और उसके गाल को उंगली से छेड़ते हुए कहा, आओ मेरे यजीद। जीना के मुंह से हल्की सी मुताज्जब चीख निकली। यजीद? करीम दाद ने गौर से अपने बेटे का नाक नक्शा देखते हुए कहा, हाँ यजीद, ये इसका नाम है। जीना की आवाज बहुत नहीफ हो गई। ये तुम क्या कह रहे हो कि मैं यजीद? करीम दाद मुस्कुराया। क्या है इसमें, नाम ही तो है। जीना सिर्फ इस कदर कह सकी, मगर किसका नाम? करीम दाद ने संजीदगी से जवाब दिया, जरूरी नहीं कि ये भी वही यजीद हो। उसने दरिया का पानी बंद किया था, ये खोलेगा। अभी आप सुन रहे थे सादत हसन मंटो की लिखी हुई कहानी यजीद। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह जल्द ही मैं फिर हाजिर होऊंगा एक और कहानी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।